सबसे पहले बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां फ्लाइट पे फिर से बम की धमकी मिली है। दुबई से जयपुर पहुंची है फ्लाइट, उसकी गहनता से जांच की गई। सुबह 4:30 बजे फ्लाइट की जांच की गई है। तलाशी में बम नहीं मिला, सुरक्षा एजेंसियों ने फिर राहत की सांस ली। दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट में 180 लोग सवार थे। बीते दिनों भी फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मचा था। एक बार फिर से जब दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट जिसमें 180 लोग सवार थे, उसमें एक बार फिर से फ्लाइट में बम की धमकी मिली। जैसे ही जांच की गई कोई बम नहीं मिला। उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने राहत की सांस ली। पहले भी फ्लाइट में बम की धमकी मिल चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, एक बार फिर से फ्लाइट में बम की धमकी, क्या जानकारी? जी, ये फ्लाइट जो है दुबई से जयपुर आई थी रात को 1:20 पर, और इसमें बम की थ्रेट थी, तो इसे जो है काफी देर तक आइसोलेशन में रखा गया। 1:20 से जो है लगभग 4:30 बजे तक इसकी जांच होती रही, और कोई ऐसी चीज वस्तु कोई चीज जो है यहाँ नहीं मिली है इसके अंदर, विमान के अंदर। और उसके बाद जो है सभी ने राहत की सांस ली। ऐसी घटनाएं देश भर में लगातार हो रही हैं। जगह जगह कई फ्लाइट्स को पिछले दिनों में जो है पिछले 2 हफ्तों में खास तौर पे काफी फ्लाइट्स के अंदर इस तरह की धमकियां मिली हैं, और उन्हें सुरक्षा जांच के लिए नीचे उतारा गया है। पिछले दिनों भी जयपुर में जो है एक सऊदी अरेबिया से आने वाली फ्लाइट जो है, जो लखनऊ जा रही थी, उसको बीच में ही जयपुर में उतारा गया इमरजेंसी लैंडिंग के तहत, और उसकी भी 6-7 घंटे जांच के बाद उसे छोड़ा गया था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं देश में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो जयपुर पहुंची फ्लाइट में 180 लोग सवार थे। दुबई से जयपुर पहुंची थी फ्लाइट जिनकी गहनता से जांच की गई। अब ये सवाल उठता है कि बार बार ये फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी कौन दे रहा है, क्योंकि इसके पहले आपको बताते चले मुंबई से सीधे उड़ान भरी थी फ्लाइट, और उसके बाद से उसमें पता चला तो इमरजेंसी लैंडिंग उसकी दिल्ली में कराई गई थी। हालांकि जांच के बाद तो कुछ भी वहां पर संदिग्ध नहीं मिला था। एक बार जब दुबई से जयपुर जो फ्लाइट पहुंच रही थी उसमें ये बात पता चली कि फ्लाइट में बम रखा हुआ है। 180 जो पैसेंजर्स थे उनके जान पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा था। सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल सकपका गई, और उसके बाद से जब जांच की गई तो कोई ऐसी संदिग्ध चीजें नहीं मिली। फिर राहत की सांस ली सुरक्षा एजेंसियों ने। और इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां बीजेपी आज उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। जी हां, माना यह जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। 2 दिन पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनाई गई थी। हालांकि बीते रोज भी देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महायुति की बैठक चली, और इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल हुए। देर रात तक ये बैठक चली। अब ये माना जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले और घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हुई है। यानी महाराष्ट्र विधानसभा में 107 उम्मीदवारों का नामों का आज ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। कई दौर की वार्ता हुई, कई दौर की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात तक बैठक चली। दोनों डिप्टी सीएम और सीएम महाराष्ट्र के शामिल हुए। नामों पर चर्चा हुई, क्योंकि इस बार एनडीए है, एनडीए का शासन चल रहा है देश में, तो एनडीए का जो एनडीए के लोग भी पूरी बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लीड किया। गृह मंत्री अमित शाह के देर रात घर पर बैठक हुई, और आज ये उम्मीद जताया जा रहा है कि 107 नामों का ऐलान आज बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। एक और बड़ी खबर इस बीच है, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड में चुनावी बिगुल फूकेंगे, क्योंकि राहुल गांधी रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। तो एक तरफ आप देखिए जहां पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं, तो वहीं चुनावी बिगुल की तैयारी भी
फूंकने के लिए उसकी तैयारी भी कर चुके हैं राहुल गांधी। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 फेज में वोट डाले जाएंगे और 81 विधानसभा सीट है झारखंड में। और विधानसभा की अगर हम बात करें, झारखंड की राजनीति की बात करें तो इस बीच कई उठापटक देखने को मिले, उथल पुथल की राजनीति वहां को देखने को मिली और इसीलिए झारखंड में पूरा दमखम दिखाने के लिए राहुल गांधी खुद इसको लीड करते हुए नजर आएंगे और झारखंड में चुनावी बिगुल फूकेंगे और राहुल गांधी रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। और यह भी बड़ी खबर झारखंड के रांची से ही है, जहां इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर मंथन आज होगा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल के बीच चर्चा होगी। सीएम हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी की बातचीत संभव बताई जा रही है। बैठक में तेजस्वी यादव, गुलाम अहमद मीर, केशव मोहता, कमलेश भी शामिल होंगे और साथ ही 20 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है। बैठक में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। तो इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर आज मंथन होगा। और इधर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है। रांची में इसकी घोषणा कर दी गई है। इसके मुताबिक बीजेपी 68 तो आजसू 10, जेडीयू 2, एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ है ये फॉर्मूला, देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहेंगे। झारखंड में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में मीडिया को इस बात की जानकारी दी। बीजेपी 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आजसू के खाते में 10 सीटें गई हैं, जबकि जेडीयू के हिस्से 2 सीट और एलजेपी आरवी को 1 सीट मिली है। कि ये चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एज ए एनडीए लड़ना चाहूंगा। सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। अब बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देगी। वैसे बीजेपी के बाद एनडीए में सबसे ज्यादा 10 सीटें आजसू को मिली हैं। सुदेश महतो की पार्टी आजसू के खाते में जो सीटें गई हैं वो हैं सिल्ली, जुगसलाई, गोमिया, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, मांडू, ईचागढ़, डुमरी और मनोहरपुर सीट। तो वहीं जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट मिली है, जहां से सरयू राय और राजा पीटर के लड़ने की उम्मीद है। चतरा सीट चिराग की पार्टी एलजेपी आरवी के खाते में गई है। सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड चुनाव पर पूरे देश की नजर है। एक ओर इंडिया गठबंधन एक बार फिर सत्ता में वापसी की फिराक में है, तो दूसरी ओर बीजेपी अपनी सहयोगियों के साथ झारखंड में एक बार फिर सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे खबर आपको बहराइच से बताते हैं। बहराइच गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर 23 अतिक्रमणकारियों के घरों पर नोटिस भी चस्पा किया है। नोटिस चस्पा जो किए गए हैं अतिक्रमणकारियों के घरों पर, उसकी तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। इनमें 19 मुस्लिम और 4 हिंदू अतिक्रमणकारी शामिल हैं। गोलीकांड के सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं, लेकिन इनके संपत्ति की जांच के बाद अवैध मिली तो बुलडोजर चल सकता है। बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखाई पड़ेगा। बताते चलें कि 13 अक्टूबर को जहां पर मूर्ति विसर्जन नवरात्र के बाद किया जा रहा था, वहां पर कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के दरमियान लड़ाई झगड़ा करने लगे। ये झगड़ा विवाद इतना बढ़ गया कि आगजनी, गोली चलाई गई। गोली चलाने के बाद एक शख्स उसकी मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए थे। जिस मौत हुई थी, दूसरे दिन फिर से आक्रोशित हुए लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई थी। वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। कई सारे लोगों की, इसमें 40 से 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अभी जितने लोगों के ऊपर यानी कि 19 लोग बताए जा रहे थे, 23 अतिक्रमणकारियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। इनमें 19 मुस्लिम और 4 हिंदू अतिक्रमणकारी बताए जा रहे हैं। और ये विवाद इसके पहले भी न सिर्फ मूर्ति विसर्जन बल्कि फ्लैग, झंडा
जो हरे कलर का हटा के भगवा कलर का लगाया गया था, उसी शख्स को गोली मारकर उसकी मौत की गई थी मूर्ति विसर्जन के दरमियान। ये 3 तस्वीरें इस समय आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। नोटिस चस्पा जो किए गए हैं 23 अतिक्रमणकारियों के घर पर। अगर संदिग्ध पाए गए जांच के बाद तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इसमें 19 मुस्लिम है, 4 लोग हिंदू हैं जो लोग पाए गए हैं और ये सभी जेल में फिलहाल बंद है। तो बहराइच गोलीकांड के बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम योगी की पुलिस और योगी सरकार करने वाली है। और 20 अक्टूबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। दिवाली से पहले काशी पहुंचकर पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी चौराहों और घरों को सजाया जा रहा है। काशी में अलग अलग चौराहों पर पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र एक बार फिर से तीसरी बार जहां सरकार भी बनाई एनडीए ने, और वहीं मोदी जी ने एक बार फिर से वाराणसी की जनता ने उनको अपना प्यार दिखाया और एक बार फिर से उनको सांसद चुन के लाए। तो दीपावली से पहले माना जा रहा है ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। वाराणसी को कई सारी परियोजनाएं का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई सारी सौगातें दे सकते हैं पीएम मोदी। और इधर वाराणसी में ज्ञानव्यापी से जुड़े 32 साल पुराने 1991 केस में आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, जहां पिछली तारीख पर मंदिर पक्ष ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी थी और ज्ञानव्यापी के अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग की थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मस्जिद पक्ष इस मांग के विरोध में अपनी बात रखेगा। ज्ञानव्यापी मामले से जुड़े 1991 के बाद स्वयंभू एंशिएंट आइडियल रॉड विश्वेश्वर के मुकदमे में सुनवाई जारी है और पहले की सुनवाई पर वक्फ बोर्ड के वकील और अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से और वाद मित्र की ओर से बहस की जा चुकी है। तो मुस्लिम पक्ष आज अपनी दलील रखेगा। आप देखिए, आज ज्ञानव्यापी केस में सुनवाई होनी है। और इधर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की 2 टीमें शुक्रवार को हरियाणा के कैथल पहुंची और बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी गुरमेल सिंह कैथल का ही रहने वाला है और दूसरा आरोपी जिशान भी वारदात से पहले कैथल में ही था। इसलिए इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम कैथल पहुंची है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी गुरमेल सिंह और जिशान अख्तर के दोस्तों और नजदीकियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ कर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है पुलिस। बताया यह भी गया है कि आरोपी जिशान अख्तर कैथल में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था और वो गैंगस्टरों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहा था, जिन्हें वो लग्जरी लाइफ का लालच दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करता था। जैसा आप जानते हैं, बड़ा ही हाई प्रोफाइल मामला है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। तो उसमें जो घटनाक्रम हुआ और जो लोग वहाँ मौके से पकड़े गए, शूटर्स पकड़े गए, तो उनके डिस्क्लोजर में ये बात सामने आती है कि वन ऑफ द शूटर्स जो है वो कैथल जिले का रहने वाला है। तो उस संदर्भ में मुंबई क्राइम ब्रांच यहाँ पे हमारे पास कैथल में आई है और उन्होंने हमसे सहयोग मांगा है। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं कि किस प्रकार से क्या प्लानिंग हुई है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन लोगों को वो सस्पेक्ट करते हैं। तो उसमें हमारे भी जो क्राइम यूनिट्स हैं वो उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। अलग अलग टीमें हैं उनकी, जो अन्य राज्यों से भी जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, इनपुट्स हैं कि जो लोग इसमें प्लानिंग में शामिल हो सकते हैं। तो हमारे पास जो टीम है उसका पूरा सहयोग दिया जा रहा है। हमारी क्राइम टीम्स जो है उनके साथ निरंतर जो है काम कर रही हैं और इस प्रकरण में हमने कुछ 2-3 लोगों को पूछताछ के लिए हमने उठाया भी है, उनको हमने डिटेन किया हुआ है। तो पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्या चीजें सामने आती हैं उस पर आगे कार्रवाई की। और अब बात दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। जी हां, दिल्ली की यमुना नदी को साफ करने का दावा पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन यमुना नदी का हाल देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या कुछ है। देखिए रिपोर्ट। ये कोई पिघलता ग्लेशियर नहीं, पानी के ऊपर बिछी बर्फ की चादर नहीं, ये यमुना नदी है। दिल्ली की झाग झाग यमुना नदी। यमुना का पानी एक बार फिर मैला है।
यमुना में एक बार फिर जहरीला झाग दिखाई दे रहा है। झाग की मोटी परत ने नदी को अपने आगोश में ले लिया है। जहां तक नजर जाए झागी झाग दिखाई दे रहा है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित है। फास्फेट और नाइट्रेट झाग की वजह, घर फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीवेज, कार्बनिक मॉलिक्यूल की सड़न, ओखला बैराज से तेजी से पानी नीचे गिरना। थोड़े दिन बाद आस्था का महापर्व छठ है। यमुना के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी और श्रद्धालु न चाहते हुए भी इसी यमुना में डुबकी लगाने के लिए मजबूर होंगे। दिल्ली में कुछ दिन बाद छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि छठ पूजा नजदीक है और उससे पहले दिल्ली की यमुना नदी का हाल इतना खतरनाक है कि उसके आसपास खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। दरअसल हम इस वक्त कालिंदी कुंज इलाके के पास है और यहाँ पर यमुना नदी में आप मेरे पीछे झाग देख सकते हैं। झाग की जो स्थिति है वो इतनी खतरनाक है कि मुझे कई बार यहाँ पर खांसी आ गई और उसके अलावा यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त बोट जो किनारे पर खड़ी थी उस पर खड़ा हूँ और ये सारा हाल यहाँ पर से आप देखेंगे। दूर तक आपको यमुना नदी का जो पूरा इलाका है वो मेरे कैमरा पर्सन युगल दिखाएंगे। दूर तक अगर आप नजर जाए तो आपको कहीं पर भी यमुना का पानी नहीं दिखाई देगा, बल्कि झाग उस पर तैरता हुआ मिलेगा। सिर्फ यमुना नदी ही नहीं, दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होती दिख रही है। फिलहाल दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत 292 है, लेकिन कई इलाकों में AQI 300 के खतरनाक स्तर को पार कर गया है। यानी दिल्ली में जल और वायु से लेकर जमीन तक में जहर घुलने लगा है। इस बार अब सियासत भी शुरू हो गई है। आज दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। दिल्ली में यमुना नदी झाग झाग है और हवा भी जहरीली होती दिख रही है। इस प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाई जाए, इस पर चर्चा की जगह पॉल्यूशन पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का उत्तराखंड में लागू होना महज चंद दिनों की बात रह गई है। यूसीसी के नियमों का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाई कमान की हरी झंडी मिलते ही यूसीसी को देश में पहली बार उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी के लिए एक समान कानून का वादा किया था। सरकार पिछले 2.5 साल से इस दिशा में काम कर रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने से लेकर विधानसभा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इसके रूल भी तय किए जा चुके हैं। शुक्रवार को यूसीसी के नियमों का ड्राफ्ट सीएम को सौंप दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड देश में पहला राज्य होगा जहां पर अगले चंद हफ्तों में यूसीसी लागू होने जा रहा है। सीएम का कहना है कि यूसीसी लाने के पीछे सभी धर्मों की महिलाओं को अधिकार देना है। ऐसा पारित हुआ तो मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रख के ये विधेयक बना है और जल्दी ये विधेयक कार्य रूप में क्रियान्वयन में आने वाला है। तो आप सबका उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत कुछ खास होने वाला है और ये सभी धर्मों पर लागू होगा। किसी भी धर्म में शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होगी। एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक होगी। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तलाक के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
सीएम धामी ने साफ कहा है कि यूसीसी किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यूसीसी का सबसे बड़ा असर मुस्लिम समुदाय पर होगा, जो कि अभी पर्सनल लॉ से चलते हैं। अभी मैदानी इलाकों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। देवभूमि उत्तराखंड को देश की आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा, जिसको एक गौरव प्राप्त होगा कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो गया। बीजेपी के लिए कश्मीर से धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और यूसीसी लागू करना 3 बड़े मुद्दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड हिंदुत्व एजेंडे के लिहाज से परफेक्ट राज्य है। सीएम को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपने के बाद कुछ औपचारिकताएं अभी भी बची हैं, लेकिन नजरें इस पर हैं कि किस तारीख से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।